हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो सेलम स्लॉट का सेकंड पार्ट। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लो, उसके बिना ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली। उसमें हमने आधी स्टोरी देखी थी, अब हम देखेंगे आगे की स्टोरी। सारे फैक्ट्स, लेगेसी और फ्रेंचाइज का फ्यूचर भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एंशिएंट वैम्पायर बार्लो सेलम स्लॉट में आ चुका है और अपने साथ वो लाया है वैम्पिरिज्म का प्लेग। राल्फी, डैनी और माइक भी वैम्पायर्स बन चुके हैं और अब वो पूरे टाउन में ये प्लेग फैलाएंगे। बार्लो ने नेड के ऊपर भी अटैक कर दिया। बेन अभी हॉस्पिटल में है और हार्ट अटैक की वजह से मिस्टर बर्ग भी हॉस्पिटल में पहुंच चुका है। अब आगे डैनी की माँ मार्जरी अचानक से बेहोश हो गई। उसके हस्बैंड हेनरी ने उसे जगाया तो मार्जरी ने बताया कि मैं वीक फील कर रही हूँ। इसे डैनी के सपने आ रहे हैं जिनमें वो घर के अंदर आकर इससे मिलता है, यानी कि जल्दी ये भी वैम्पायर बनने वाली है। डैनी इसका खून पी रहा है। रात तक सूजन भी वापस आ गई और हॉस्पिटल में जाकर वो बेन को बताती है कि नेड भी मर चुका है, साथ में मार्जरी भी, दोनों खून की कमी की वजह से। ये जानकर वो दोनों चर्च में जाते हैं फादर कैलाहन से मिलने। फादर एकदम निश्चिंत था, वो तो इन दोनों ने जाकर उसे जगाया। अब वो भी थोड़ा प्रयास करेगा। फिर सूजन को उसके घर ले जाकर बेन उसे बता रहा था कि वैम्पायर से बचने के लिए उसे क्या क्या करना है। तभी डॉक्टर बिल आकर बेन को बताता है कि नेड की लाश मॉर्ग से गायब हो गई, साथ ही जो बेबी आज सुबह मरा था वो भी गायब है। इसी बीच फादर कैलाहन मार्ग के घर पहुंचा हुआ था उससे पूछताछ करने, क्योंकि डैनी इसके पास भी आया था। और बातचीत के बीच में ही पूरा घर हिलने लगा। लाइट भी अपने आप फूट गई और तभी विंडो को तोड़ते हुए एक ब्लैक कपड़ा अंदर आकर गिरा, जो देखते देखते बन गया बार्लो। उसने एक ही बार में मार्ग के पेरेंट्स को मार डाला। मार्ग ने उसका सामना किया तो उसने मार्ग को पकड़ लिया, क्योंकि सामने फादर एक क्रॉस लेकर खड़ा था। तब स्ट्रेकर आकर बोलता है कि हम इस बच्चे को जाने देंगे, लेकिन बदले में हमें तुम्हारी जान चाहिए। फादर ने उनकी बात मान ली। मार्क को वहां से भगा दिया, पर जाते जाते वो बार्लो को बोल कर गया कि मैं तुझे मार दूंगा। अब डील के मुताबिक फादर को क्रॉस फेंक कर बार्लो के पास जाना था, लेकिन फादर ने क्रॉस नहीं फेंका। तब बार्लो ने खुद उसके हाथ से क्रॉस छीन कर फेंक दिया और फिर उसे मार डाला। यानी कि क्रॉस का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, जो नए या इम्प्योर वैम्पायर्स हैं उनके ऊपर होता है। इधर बेन और डॉक्टर बिल फ्यूनरल होम में पहुंचे हुए थे मार्जरी की लाश को चेक करने, क्योंकि बाकी लाशें तो गायब हो चुकी। इसी बीच बेन खुद ही एक क्रॉस बना रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कुछ बुरा जरूर होगा, और ऐसा हुआ भी। मार्जरी की लाश फिर से जिंदा हो गई और ये भी बड़ा टेरिफाइंग सीन है। अब यहाँ पर डॉक्टर बिल को भी यकीन हो गया कि वैम्पायर वाली सारी बात सच है। बिल ने उसके हाथ पर एक कट भी मारा, पर खून नहीं निकला। तो बेन ने उसके माथे पर क्रॉस टच कर दिया और वहीं से उसका माथा जल गया। चिल्लाते हुए वो गायब हो गई और जाते जाते कुछ सामान भी गिरा गई। फिर ये दोनों भी वापस घर की तरफ निकल गए और रास्ते में बेन ने बिल को बताया कि हमें दिन के टाइम मार्स्टन हाउस में जाकर बार्लो को मारना होगा। जब वो अपने कॉफिन में सो रहा होगा तब उसके दिल में एक वुडन स्टेक घुसाना होगा, तब जाकर वो मरेगा। और जहां तक रही स्ट्रेकर की बात, तो वो एक नॉर्मल इंसान है, बार्लो का चमचा। उसे तो कैसे भी करके मार ही देंगे। घर पहुंचकर बेन सूसन को समझाता है कि सुबह होते ही अपनी मॉम को लेकर इस टाउन से निकल जाना, मैं और बिल बार्लो को मारेंगे। अगली सुबह बेन पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है तो हम देखते हैं कि पूरा टाउन वीरान हो चुका है। कई लोग वैम्पायर्स बन चुके हैं और बाकी टाउन छोड़कर जा चुके। पुलिस स्टेशन में जाता है तो देखता है कि डेप्यूटी भी वीक फील कर रहा था, यानी कि ये भी गया। और ऑफिसर पॉकिंस तो आज छुट्टी पर है, पहली बार उसने छुट्टी ली। बेन उसके घर जाता है तो देखता है कि वो तो अपनी फैमिली के साथ टाउन छोड़कर जा रहा था। जब टाउन में पुलिस ही नहीं बची तो टाउन कैसे बचेगा। अब ये एंड गेम है। बेन ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, पर वो नहीं रुका। जाते जाते बेन को अपनी गन दे गया कि हीरो बनना है तो बन ले। इधर टाउन से निकलने से पहले सूजन बेन के रूम में पहुंची, जहां पर बेन तो मिला नहीं पर एवा मिल गई, जो काफी थकान में थी। उसे सपने में वीजल दिखाई दिया, यानी कि ये भी गई। इस टाउन की हालत देखो क्या हो गई। निराशा, मायूसी, थकान, दहशत, ये सब बार्लो के साथ साथ चलते हैं। और ये नॉस्फेराटू वाला वैम्पायर कॉन्सेप्ट है कि वैम्पायर जहां भी जाता है वो दरिद्रता वाला प्लेग फैला देता है। जहां से भी गुजरता है फूल मुरझा जाते हैं, मायूसी आ जाती है, वो सब। अब वैसे तो सूजन को इस टाउन से निकल जाना चाहिए, पर वो सीधा पहुंच गई मार्स्टन हाउस।
जहाँ पर उसने घर के अंदर जाते देखा मार्क को, वो भी 2 वुडन स्टेक्स के साथ। उसके पीछे सूजन भी अंदर गई और यहाँ पर हम पहली बार घर को अंदर से देख पाए। अंदर से बिल्कुल वैसा ही है जैसा टाउन का हाल हो चुका है। स्ट्रेकर इसमें कैसे रह रहा है? उसने कुछ सफाई भी नहीं की और शॉप को डेली चमकाता है। सालों की जमा हुई गंदगी, सीलन, हर जगह फंगस, चूहे, कीड़े, बड़ा ही बुरा हाल है। सूजन ने मार्क को ढूंढ लिया और उन दोनों को ढूंढ लिया स्ट्रेकर ने। मार्क को उसने एक चेयर पर बांध दिया और सूजन को वो अपने साथ ले गया, और वो ये नहीं जानता कि मार्क को सारे पैंतरे पता है, फ्री होना ये जानता है। इधर बेन को पता चला कि सूजन अभी तक टाउन से नहीं निकली और ना ही वो घर पर है। बस ये सुनते ही थोड़ा होली वाटर लेकर वो बिल के साथ मास्टन हाउस पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर जाते ही डर के मारे उसके पैर जाम हो गए। बचपन का वो दिन याद आ रहा था। तभी घर के अंदर से बाहर निकला मार्क। बेन ने उसे बोला कि भाग जा, फिर ये दोनों अंदर आ गए। बिल ऊपर गया तो स्ट्रेकर ने उसे पकड़कर हवा में उठा लिया और अब कोई नॉर्मल इंसान तो ये नहीं लग रहा। इसी बीच मार्क भी वापस अंदर आ गया। तभी स्ट्रेकर ने बिल को एंटलस में घुसाकर मार डाला। फिर वो इन दोनों की तरफ आने लगा तो बेन ने उसे गोली मारी, जिससे कुछ हुआ नहीं। पूरी बंदूक उसमें खाली की, तब कहीं जाकर वो मरा। इसके बाद दोनों बेसमेंट में पहुंचे, जहां पर उन्हें एक लॉक लगा दरवाजा मिला, पर सूरज भी ढलने वाला है तो जो भी करना है वो जल्दी करना होगा। लॉक तोड़ने के चक्कर में होली वाटर की बोतल गिरकर टूट गई। ये लो। फिर बेन ने लॉक तोड़ा तो अंदर मिला कॉफिन और उसके साथ में सोते हुए वैम्पायर्स। ये दोनों कॉफिन खींचकर बाहर लाए, पर तब तक सूरज ढल चुका था। फिर कॉफिन को खोला तो बार्लो उसमें सोता हुआ मिला, लेकिन एक ही सेकंड में वो जाग भी गया। और ये है एक और आइकॉनिक सीन। बेन ने बड़े प्यार से मार्क को समझाया कि इसकी आंखों में मत देख, कुछ ज्यादा ही प्यार से। फिर बार्लो भी हरकत कर रहा था तो बेन ने जल्दी से एक स्टेक उसके दिल में घुसा दिया, पर इससे बात नहीं बनी। तब बेन ने यूज किया हथौड़ा, ठोक ठोक कर स्टेक को अंदर किया, तब जाकर बार्लो मरा। इसी बीच बाकी वैम्पायर्स भी बाहर आने लगे तो मार्क ने जल्दी से दरवाजे को ब्लॉक कर दिया। बार्लो पूरा राख हो चुका था, बस उसका कंकाल बचा। बाकी वैम्पायर्स भी जल्दी बाहर आ जाएंगे, इसलिए दोनों ने तेल छिड़क कर पूरे घर को जला डाला। घर भी जल गया और हवा के साथ वो आग पहुंच गई टाउन में। ऐसा ही कुछ पहले भी हुआ था 1951 में। मार्क जब रिहर्सल कर रहा था तो उसकी लाइन से पता चला था अब पूरा टाउन जलकर राख हो जाएगा तो वैम्पायर्स को भी भटकना पड़ेगा। पर कुछ वैम्पायर्स इनका पीछा करेंगे, ये बात इन्हें पता है, क्योंकि वो अपने मास्टर का बदला लेंगे। ये दोनों कार में बैठकर टाउन से निकल गए सूजन के बिना। सूजन को ढूंढा तक नहीं, ये तो चालाक हीरो निकला। तो कुछ इस तरह इनका सफर चालू हुआ। 2 साल से ये वैम्पायर से बचते फिर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी इन्हें ढूंढ लेते हैं। अब ये पहुंचे हैं ग्वाटेमाला में, पर वैम्पायर्स यहाँ भी आ गए। अब इन्हें और दूर जाना होगा। अपना सामान लेने वो लॉज में पहुंचे, लेकिन वहाँ पर उनका वेट कर रही थी सूजन, जो कि अब एक वैम्पायर है और शायद प्रेग्नेंट भी, यानी कि इसके पेट में बार्लो का बच्चा है। अब इससे पहले कि वो बेन का खून पीती, बेन ने उसके दिल में स्टेक घुसाकर उसे मार डाला। फिर बेन और मार्क अपने सफर पर आगे बढ़ गए और इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म, चांद में स्कल दिखाकर। तो इस मूवी के अंदर 2 सब जॉनरास को मिक्स किया गया, एक वैम्पायर और दूसरा हॉन्टेड हाउस, और दोनों बड़े अच्छे से मिक्स हो गए। देखा जाए तो मेन वैम्पायर का ज्यादा रोल था ही नहीं, उससे बड़े विलन थे स्ट्रेकर और मास्टन हाउस, पर जितनी भी प्रेजेंस उसकी स्क्रीन पे दिखाई दी वो सबसे ज्यादा खौफनाक थी। बाकी ये मूवी गोर या वायलेंस पे डिपेंड नहीं करती, ये बनाती है प्योर एटमॉस्फेयर। पहले पहले काफी स्लो और बोरिंग लगती है, लेकिन वही सारा बिल्डअप था। एक बार जब स्टार्ट हो जाती है तो फिर सीधा एंड में आकर रुकती है, कोई मौका नहीं देती। अगर आपने 1 घंटे तक ये मूवी देख ली तो बाकी के 2 घंटे आप हिलोगे भी नहीं, पूरी मूवी देख कर उठोगे। एक के बाद एक कैरेक्टर्स को आते देखकर हमें लग सकता है कि आखिर मूवी में चल क्या रहा है, और आखिर तक आते आते हमें पता चल जाता है कि असल में नॉवल को जिंदा किया जा रहा था। हमने जिंदा नॉवल देखी और इसका भारी श्रेय जाता है टोबी हुपर को। कमाल का फील बनाया, कमाल की डायरेक्शन दी, और मिनी सीरीज का यही फायदा होता है कि आपके पास टाइम होता है, आप आराम से चीजों को बिल्डअप कर सकते हो। मुझे ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट्स में से एक है। कई बार देख चुका हूँ, लेकिन हर बार फ्रेश लगती है। टाइम का टेस्ट ये पार कर गई, तभी आज तक भी जिंदा है। कैसे, वो आगे बताता हूँ। अब आते हैं इसकी लेगेसी पर। वैम्पायर जॉनरा पे सेलम स्लॉट का काफी गहरा इम्पैक्ट है। कई सारी मूवीज इसी से इंस्पायर होकर बनाई गई, जैसे कि एक और कल्ट क्लासिक फ्राइडे नाइट। इसके अलावा द लॉस्ट बॉयज के अंदर भी रेफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, और वो भी एक कल्ट क्लासिक है। द सिम्पसंस के अंदर भी इसका स्पूफ हो चुका है ट्री हाउस ऑफ हॉरर 4 में। जॉस व्हेडन की जो क्लासिक टीवी सीरीज है बफी द वैम्पायर स्लेयर, वो भी इसी से इंस्पायर्ड है। इसमें डॉक्टर का जो डेथ सीन था, वैसा ही एक सीन हमें देखने को मिलता है 2013 वाली हैनिबल टीवी सीरीज में। सीरीज के क्रिएटर ब्रायन
बेन फुलर ने खुद बताया कि बचपन में वो इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे, तो अपनी सीरीज में भी उन्होंने डाल दिया। अभी 2021 में माइक फ्लैनेगन की एक सीरीज आई थी मिडनाइट मैस। अगर आपने देखी है तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वो पूरी तरह इसी से इंस्पायर्ड है। ये सारे मैंने आपको मेजर इन्फ्लुएंस बताए। इसी से इंस्पायर होकर इतनी बड़ी कल्ट क्लासिक्स बन चुकी हैं, तो सोचो ये मूवी किस लेवल पर है। स्वीडिश बैंड घोस्ट की पहली एल्बम ओपस एपोनिमस का जो कवर है वो इसी से इंस्पायर्ड है। कॉर्न बैंड के लीड सिंगर जॉनथन डेविस ने बताया है कि ये उनकी फेवरेट हॉरर मूवीज में से एक है। अब आते हैं इस फ्रेंचाइज के फ्यूचर पर। 1987 में इसका सीक्वल आया था और रिटर्न टू सेलम स्लॉट। वो एक मूवी थी जिसे डायरेक्ट किया था लैरी कोहन ने, जो इस मूवी को बनाने के लिए भी हाथ पैर मारते रहे पर मिली ये टोबी हुपर को। फिर 2004 में एक और मिनी सीरीज आई थी जो कि इसका एक नया वर्जन था। फिर 2019 में इसका रीमेक अनाउंस हुआ था जिसके बारे में मैं हर साल बताता हूँ। वो सालों से बनकर तैयार है लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुआ। उसके प्रोड्यूसर है जेम्स वॉन और राइटर डायरेक्टर है गैरी डॉबरमैन, एनाबेल और इट मूवीज के राइटर। पहले 2022 में रिलीज होने वाली थी, फिर 2023 में और अब 2024 आ चुका है, लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं है। स्टीफन किंग खुद उस रीमेक को देख चुके हैं और किंग ने उसकी तारीफ की है, जो कि वो इजीली करते नहीं। अभी कुछ दिनों पहले किंग ने सवाल भी उठाया था कि वार्नर ब्रोस इसे रिलीज क्यों नहीं कर रहा। सबके मन में यही सवाल है। पर अगर वार्नर ब्रोस के रिसेंट काम देखो तो वो कई सारी मूवीज को डिलीट कर चुके हैं। पूरी तरह बनकर तैयार मूवीज को उन्होंने स्क्रैप कर दिया, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जबकि आपको बता दूं कि इस मूवी की हाइप आज भी बरकरार है, सालों तक डिले होने के बाद भी। 2023 में रूमर आया था कि अब ये रीमेक सीधा ऑनलाइन रिलीज होगा मैक्स पर, लेकिन इस पे भी कोई अपडेट नहीं आई। इविल डेड राइज भी मैक्स पर रिलीज होने वाली थी, पर उसे थिएटर्स में लगाया था, वो भी इसी मूवी की जगह पर, और वो फैसला बहुत अच्छा साबित हुआ था। 147 मिलियन डॉलर्स कमाए थे उसने। फिर भी इस मूवी को मैक्स पर रिलीज करेंगे, ये तो बेवकूफी होगी। आपको बता दूं कि इंडियन मार्केट ऐसी मूवीज के लिए एकदम तैयार है, बस हिंदी में डब करके यहाँ पे रिलीज करनी है, फिर देखना। लिख लो चाहे मेरी बात। खैर, इसके रिलेटेड जब भी कोई अपडेट आएगी तो मैं इंस्टा पे आपको बता दूंगा। अब आते हैं सीधा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर। इसका बजट था $4 मिलियन। वार्नर ब्रोस ने इसके राइट्स खरीद लिए थे, पर एक 400 पेज की नॉवल को एक मूवी में बदलना काफी मुश्किल था। कई लोगों ने इसकी स्क्रिप्ट्स लिखी, इंक्लूडिंग लैरी कोहन, पर सारी की सारी बेकार थी। स्टीफन किंग ने बोला था कि हॉलीवुड में जितने भी हॉरर डायरेक्टर्स थे वो सब इस मूवी को बनाना चाहते थे, पर स्क्रिप्ट कोई भी नहीं बना पा रहा था। ऐसे डिले होते होते ये प्रोजेक्ट चला गया वार्नर ब्रोस टेलीविजन के पास, यानी अब ये बनने वाली थी एक टीवी मूवी। टीवी के लिए वार्नर ब्रोस के प्रोड्यूसर थे रिचर्ड कोबरेट्स, और इस आदमी ने सारे क्रांतिकारी फैसले लिए। सबसे पहला तो यही था कि अगर नॉवल को वेस्ट नहीं करना तो इसे एक मिनी सीरीज बनाना होगा, ना कि मूवी। फिर टीवी राइटर पॉल मोनेश को हायर किया गया, जो कि इससे पहले स्टीफन किंग की सबसे पहली अडेप्टेशन को प्रोड्यूस कर चुके थे, जो कि थी कैरी। सेलम स्लॉट किंग की सेकंड अडेप्टेशन थी और पहली मिनी सीरीज। इसी बीच रिचर्ड ने टेक्सास चेनसो मैसेकर देख ली, तो वहीं से टोबी हुपर को फाइनल कर लिया। टोबी हुपर ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने हॉरर में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल काम किया, पर क्रेडिट उन्हें कभी नहीं मिला। फिर 10 जुलाई 1979 को इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई और 29 अगस्त को खत्म भी हो गई। पूरी शूटिंग हुई थी कैलिफोर्निया में। नॉवल के साथ कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई, बस थोड़े बहुत चेंजेस किए गए और वही क्रांतिकारी साबित हुए। इनमें सबसे मेन था मेन वैम्पायर बार्लो का। नॉवल के अंदर वो एक इंसान के जैसा दिखने वाला वैम्पायर है, जैसे सेक्सी ड्रैकुला होता है, और रिचर्ड को ये नहीं चाहिए था। उन्हें नॉस्फेराटू वाले टाइम में वापस जाना था, जिसमें वैम्पायर का मतलब होता था एसेंस ऑफ इविल। तो बार्लो को उन्होंने बना दिया एक स्पीचलेस डीमन जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर, जो कि अमर हो गया। लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे। एक और मेजर चेंज जो रिचर्ड ने किया वो थी बार्लो के साथ आखिरी फाइट। नॉवल के अंदर वो होती है एवा के बोर्डिंग हाउस के बेसमेंट में, और मूवी के अंदर वो होती है मार्स्टन हाउस में, जो कि ज्यादा सेंस बनाता है। पूरी मूवी में उस घर को एक इविल की तरह दिखाया गया, तो आखिर में बार्लो को वहीं पर मरना चाहिए, ना कि किसी और के घर में। इसके अलावा सूजन के डेथ को भी मूव करके क्लाइमैक्स में कर दिया, ताकि और ज्यादा इम्पैक्ट पड़े। आमतौर पर अगर स्टीफन किंग की नॉवल में चेंजेस किए जाए तो वो जिंदगी भर गाली देते हैं, पर इस बार उन्होंने सराहना की थी फुटेज देखने के बाद। पहले वो खिलाफ ही थे। स्ट्रेगर का रोल किया जेम्स मेसन ने और बार्लो का रेजी नार्डर ने, और यही दोनों रिचर्ड की पहली चॉइस थे। रिचर्ड ने मेसन के पास स्क्रिप्ट भेजी थी, जिसे पढ़कर वो इम्प्रेस हो गए थे, और उनकी वाइफ क्लरिसा को भी रोल दिया गया मार्जरी का। हालांकि रेजी उतने इम्प्रेस नहीं थे। उन्होंने तो साफ बोला था कि मुझे तो पैसे पसंद आए। उनका जो मेकअप था वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता था, और जो लेंसेज पहनने पड़ते थे वो भी बहुत ज्यादा पेनफुल थे। मेकअप और फेक नेल्स बार बार
बार गिरते रहते थे, इसलिए बार्लो के ज्यादा शॉट्स नहीं हैं। और जो एंडिंग में सीन आता है कॉफिन के अंदर, उसके लिए दुनिया भर के टेक्स लेने पड़े थे क्योंकि मेकअप बार बार क्रैक हो जाता। यही वजह है कि मेन कैरेक्टर होने के बाद भी बार्लो का स्क्रीन टाइम 90 सेकंड से भी कम है। 3 घंटे की मिनी सीरीज में वो 90 सेकंड से भी कम टाइम के लिए नजर आया। कुछ सीन्स जो शूट किए गए थे उन्हें काटना भी पड़ा था, जिससे रेजी नाखुश थे। और जो ग्लो करने वाले कॉन्टैक्ट लेंसेज थे वो बार बार हिल जाते थे। लेंसेज को पहनना काफी पेनफुल होता था और उन्हें बस 15 मिनट्स के लिए पहन सकते थे, फिर उन्हें निकाल कर आंखों को रेस्ट दिया जाता था, वो भी आधे घंटे का। एलिशा कुक जूनियर और मैरी विंडसर यानी कि वीजल और एवा दोनों कपल थे। उन दोनों को रिचर्ड ने एक इनसाइड जोक के तौर पर कास्ट किया था क्योंकि रिचर्ड स्टैनली कुब्रिक के फैन थे और कुब्रिक की द किलिंग में भी वो दोनों कपल थे। हालांकि कुब्रिक ने जो स्टीफन किंग एडेप्टेशन बनाई थी उसे स्टीफन किंग हेट करते हैं, द शाइनिंग। खैर रिचर्ड ने जो काम किए वो देखकर पता चलता है कि अगर कोई प्रोड्यूसर मन लगाकर मूवी के साथ इन्वॉल्व हो जाए तो वो क्या कर सकता है। वैसे तो ये मिनी सीरीज के तौर पर बनाई जा रही थी, पर इसे यूरोपियन थिएटर्स में भी रिलीज करने का प्लान था, इसलिए कुछ एडिशनल सीन्स भी शूट किए गए थे जिनमें ज्यादा वायलेंस थी। एक ही टाइम पर मूवी के 2 वर्जन शूट हो रहे थे। जैसे कि जब कली लैरी को शॉटगन से डराता है, तब एक वर्जन में वो शॉटगन रखता है लैरी के फेस के सामने और दूसरे वर्जन में लैरी के मुंह के अंदर। ये ज्यादा वायलेंस वाले सीन्स जोड़कर और कई सीन्स को काट पीट कर एक 2 घंटे की मूवी तैयार की गई थी, जिसे यूरोप के थिएटर्स में लगाया गया। पर अब वो मूवी एक तरह से गायब हो चुकी है। हालांकि स्टीफन किंग को वो पसंद थी। स्पेन में वो रिलीज हुई थी फैंटास्मा 2 के नाम से, फैंटास्म के सीक्वल के तौर पर, जबकि फैंटास्म से उसका कोई लेना देना नहीं। और भी अजीब टाइटल्स के साथ वो रिलीज हुई थी कंट्रीज के हिसाब से, जैसे ब्लड थ्रस्ट और इटली में लेनोटी डी सैलम यानी द नाइट्स ऑफ सैलम। ये नॉवल लिखने का आइडिया स्टीफन किंग को तब आया था जब वो अपनी इंग्लिश क्लास में ड्रैकुला पढ़ा रहे थे। पहले वो टीचर थे, तब उनके दिमाग में आया कि क्या होगा अगर वैम्पायर्स अमेरिका में आ जाएं, वो भी एक छोटे से टाउन में। इनका दिमाग कैसे काम करता है आप खुद ही देख लो। इनकी नॉवेल्स में 2 कैरेक्टर्स एकदम आम है, टीचर और राइटर, जैसे इसमें थे बर्क और बेन। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टीफन किंग ये दोनों काम कर चुके हैं। इनकी मूवीज में आप ये नोटिस करना। बेन के कैरेक्टर को लिखते टाइम किंग के दिमाग में थे बेन गेज़ारा। वैसे सेलम्स लॉ स्टीफन किंग की सेकंड नॉवल थी, फिर भी ये उनकी डार्क टावर सीरीज से कनेक्टेड है। इसमें कनेक्शन है फादर कैलहन, जो बाद की बुक्स में अपीयर होता है। ये मिनी सीरीज आई थी CBS चैनल पर। रेटिंग्स काफी अच्छी मिली थी, इसलिए एक बात चली थी कि इसके ऊपर एक पूरी टीवी सीरीज बनाएंगे, पर ये टीवी शो कभी बना नहीं। नॉवल के अंदर मास्टन हाउस जैसा बताया गया वैसा कोई घर मिला ही नहीं था। तब एक घर के ऊपर पूरा फेक ढांचा तैयार किया गया, जिसे हमने फिल्म में देखा एज मास्टन हाउस। उसे बनाने में 20 दिन लगे थे और पैसे लगे थे $1,00,000। उस टाइम पर इतने पैसे में पूरा घर बन जाता था, इंक्लूडिंग इंटीरियर्स। इसके अलावा $70,000 और लगाए गए थे घर के अंदर का इंटीरियर बनाने में, जो हमने एंड में देखा। जो विंडो के बाहर वैम्पायर्स आपने उड़ते हुए देखे वो असल में तैर रहे थे, क्योंकि रिचर्ड को तैरने वाला इफेक्ट चाहिए था, ना कि उड़ने वाला। इसके लिए वायर्स के बजाय बूम क्रेन का यूज किया गया और ये भी एक क्रांतिकारी फैसला था। वो सीन्स और ज्यादा स्पूकी बन गए क्योंकि उन्हें रिवर्स में शूट किया गया। दिमाग लगाना पड़ता है तब जाके बातें होती हैं। मिनी सीरीज से पहले जब इसे मूवी बनाने का प्लान था, तब जॉर्ज रोमेरो को अप्रोच किया गया था इसे डायरेक्ट करने के लिए, पर उसी टाइम पर जॉन बैडम की ड्रैकुला और नॉस्फेराटू द वैम्पायर अनाउंस हो गई, जो कि 1971 में ही आई वैम्पायर मूवीज हैं। उनके अनाउंसमेंट के बाद वार्नर ब्रोस ने इसे टीवी पर भेज दिया, जहां पर यह मिनी सीरीज वाला फैसला लिया गया। तभी रोमेरो इससे बाहर हो गए क्योंकि वो इसे मूवी बनाना चाहते थे, वो भी अपने टाइप की, टॉम सविनी वाले इफेक्ट्स के साथ, फुल गोरी। जब ये मूवी के तौर पर बनने वाली थी, तब इसके राइटर होने वाले थे साइको के राइटर रॉबर्ट ब्लॉक। इसका म्यूजिक दिया हैरी सुकमैन ने और ये उनका आखिरी काम था। फिर 1984 में उनकी डेथ हो गई थी। ये म्यूजिक एमी के लिए भी नॉमिनेट हुआ था। मूवी खत्म होती है सिमिको ग्वाटेमाला में, और ऐसा कोई टाउन असल में है ही नहीं। नॉवल में मूवी खत्म होती है मैक्सिको में, तो मैक्सिको का सिमिको बना दिया, और मैक्सिको में ये थिएटर्स में रिलीज हुई थी 1980 में। तो इसमें जो चर्च हमें दिखाया गया वो असल में टक्सन एरिजोना का सैन सेवियर मिशन है। बॉनी का रोल किया जूली कॉब ने। बाद में जूली ने शादी की जेम्स कॉमवेल के साथ, जो कि 2004 वाली मिनी सीरीज में नजर आए थे एज फादर कैलहन। इस मिनी सीरीज में बेन एक येलो जीप चलाता है और 2004 वाली में सूजन एक येलो जीप चलाती है। सूजन यानी कि बॉनी बेडेलिया नीडफुल थिंग्स में भी नजर आई थी, एक और स्टीफन किंग मूवी। इसमें बॉनी पढ़ाती है हॉली जूनियर हाई में। हॉली उनके कैरेक्टर का नाम था डाई हार्ड में। इससे पहले बॉनी और लू एयरस नजर आए थे हीटवेव में। तो ये थे ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो और एफर्ट पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और आपको ये मूवी कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ऐसी मूवी आप दोबारा कभी नहीं देखोगे। ऐसी मूवीज बस एक ही बार बनती हैं। बाकी ऐसी और यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन प्लेग की तरह आप सबके फोन में फैल जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी
जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा इसके सीक्वल के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।